चुनाव में नहीं उतर रही है कांग्रेस उपचुनाव में, तो 2027 के लिए किस तरह की और कितनी मजबूत जमीन तैयार होगी? 2027 में इस स्थिति में आए कि अखिलेश यादव आपको एक सम्मानजनक सीट देकर गठबंधन करे। पीछे इसलिए हटा गया क्योंकि उनको लगा कि जो लोकसभा चुनाव का औरा बना हुआ है, प्रदर्शन बना हुआ है, और ये स्वाभाविक है कि विधानसभा चुनाव में यदि हम हार जाएंगे तो 27 की सौदेबाजी खत्म हो जाएगी। टेम्पो को बनाने के लिए भी फाइटिंग स्पिरिट दिखाना होता है। कांग्रेस ने 2024 में जो भी अपने लिए टेम्पो बनाया था, इस 2 सीट पर पीछे होकर स्वयं उसको धक्का पहुंचाया। कांग्रेस सत्ता में पहुंचने की लड़ाई नहीं लड़ेगी, तब तक कांग्रेस की यही स्थिति है। सीट इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि आपको त्यागी और बलिदानी माना जाए, मजाक की बात है। आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि आपको सत्ता में जाना है, और सत्ता में जाना है तो चुनाव लड़ना पड़ता है। बिना चुनाव लड़े आप सत्ता में नहीं जा पाएंगे। नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कई राज्यों में अब उपचुनाव होने हैं, जिसमें सबसे पैनी नजर जो है वो उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। बड़ा रोचक मुकाबला वहां पर दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो परिणाम आए, समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी को जो झटका दिया, और पिछले कई महीनों से बीजेपी इस कवायद में लगी है कि उसका बदला लिया जाए। अब सब कुछ हो चुका है, नाम सामने आ चुके हैं, सीटों के बंटवारे की बातें हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मुकाबला अभी भी बड़ा दिलचस्प नजर आ रहा है। सवाल खास करके इंडिया गठबंधन को भी लेकर उठ रहे हैं। बीजेपी के लिए तो यहां पर पाने वाली सिचुएशन है, खोने वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत लगा रही। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से हरियाणा के नतीजों के ठीक अगले दिन 6 सीटें घोषित कर दी, और उसके बाद ये थी कि 2-3 कितने पर कांग्रेस लड़ेगी, और आखिर स्थिति ये बनी कि कांग्रेस को आकर ये कहना पड़ा कि वो चुनाव में उतर ही नहीं रहे। तो क्या वो कांग्रेस जो लोकसभा के बाद दावा कर रही थी कि वो अब खोई हुई जमीन पाना शुरू हो चुकी है, वो एक बार फिर उसी दिशा में आगे बढ़ गई कि जमीन हाथ से खिसकने लगे? और अगर चुनाव में नहीं उतर रही है कांग्रेस उपचुनाव में, तो 2027 के लिए किस तरह की और कितनी मजबूत जमीन तैयार होगी? सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी हैं, जयदीप जी हैं, अवधेश जी हैं हमारे साथ, राकेश शुक्ला जी हैं हमारे साथ, रामकृपाल सिंह जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं। बहुत स्वागत है आप सबका। समीर जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगा चर्चा की। बीजेपी को लेकर लगातार हम लोग चर्चा करते रहे। उत्तर प्रदेश में 1 सीट हालांकि रुक गई कानूनी कारणों से, लेकिन 9 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे। उस पर बहुत लगातार कोशिश हम देख रहे थे, और जब घोषित हुए चुनाव, उसके पहले से ही वहां पर एक माहौल बनना शुरू हो गया था। लेकिन मैं थोड़ा विपक्ष पर जा रहा हूं अभी पहले, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश और राहुल गांधी की बात हो रही थी, कहाँ रह गई कांग्रेस? कौन सी रणनीति में फंस गई कांग्रेस? परिस्थिति को कैसे देख रहे हैं? कोई जमीन तलाशने की कोशिश हो रही थी। लोकसभा की तस्वीरें मुझे याद आती हैं, राहुल गांधी का प्रोजेक्शन मुझे याद आता है, फिर से सब कुछ वही हाल। देखिए, कांग्रेस जरूर 5 सीट मांग रही थी, और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वो बार बार बोल रहे थे कि हम बहुत मजबूती से चुनाव पे लड़ेंगे, 5 सीटों पर हमारा संगठन है, हम चाहते हैं कि गठबंधन मिले। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह तय था कि अखिलेश यादव 5 सीटें कांग्रेस को नहीं देंगे। देखिए, जिन सीटों पर अगर वो चुनाव हो रहा है, वो कोई सीटें कांग्रेस के प्रभाव की सीटें नहीं रही है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही, 3 बीजेपी के पास थी, 2 निषाद पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी रही, और एक उस समय जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो मीरापुर उनकी सीट रही थी। तो वैसे भी वो कि कांग्रेस की बहुत स्ट्रांग होल्ड वाली सीट नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था कि फूलपुर और मझावा सीट जो है वो कांग्रेस वहां से लड़ सकती है। फूलपुर कांग्रेस को लग रहा था कि कुर्मी बाहुल सीटें वहां पे हमारे पास रहेगा। अजय राय खुद सोच रहे थे कि वहां से अगर सीट मिलेगी तो मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, और भारतीय जनता पार्टी को जो तगड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर झटका लगा, योगी आदित्यनाथ ने इसे और भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने लिए एक चुनौती के रूप में लिया। और देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टिकट बांटे, निषाद पार्टी को सीट नहीं थी, जो 2 गठबंधन उनके साथ सीटें थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार आए। ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट पर किसी तरह के रिस्क लेने को तैयार नहीं है। मीरापुर सीट एक जरूर उन्होंने जयंत चौधरी के लिए छोड़ दी है, जो जयंत चौधरी के पास थी। बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, और जिस तरीके से पहले मंत्रियों को वहां लगाया गया, एक कमेटी बनाई गई, योगी आदित्यनाथ खुद लगातार बैठकें कर रहे थे, एक एक उम्मीदवार के नाम पर चर्चा हुई। और जिस तरीके से अयोध्या का जो फैजाबाद की सीट का लोकसभा परिणाम आया था, और ये कहा जा रहा था कि भाजपा का हिंदुत्व वहां पर हार गया है, और जो मिल्कीपुर को उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए एक प्रेस्टीज बनाया कि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार विधायक रहे जो सांसद बन गए। हालांकि मिल्कीपुर में अभी भी चुनाव हो नहीं रहा है विधानसभा का, उसको छोड़कर 9 सीटों पर हो रहा है। तो यह तय था कि अखिलेश यादव कांग्रेस को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सहयोगी दलों को वहां पर स्पेस नहीं देने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सिर्फ नाम के लिए वहां खड़ी हो जाती। जमाना जब तो कांग्रेस की वैसे भी वहां होने वाली थी। कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर कर दी गई थी, गाजियाबाद की सीट और खैर की सीट दे दी गई थी, जो अलीगढ़ में आती है, वो आरक्षित सीट है।
तो कांग्रेस गाजियाबाद तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है, वहाँ कांग्रेस किसी स्थिति में लड़ नहीं सकती थी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को लगा होगा कि 2 सीटों पर लड़के अपनी जमानत जब्त कराओ, कि जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, इससे बेहतर है कि समाजवादी पार्टी को सीटें लड़ने के लिए दे दी जाए। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, कांग्रेस के संगठन के हिसाब से कांग्रेस संगठन को ऐसा बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर है भी नहीं कि अगर आप 9 सीटों पर नहीं लड़ेगे तो कहा जाए कि पार्टी ने पूरा सरेंडर कर दिया। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आपको अखिलेश यादव ट्रीट करते हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव का भी आप देख लीजिए, उसके पहले के भी आप विधानसभा कांग्रेस का प्रदर्शन देख लिए, तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के वहाँ मेहनत करने के बाद, राहुल गांधी के वहाँ लगातार दौरे करने के बाद, अब 6 सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस का संगठन वहाँ कोई बहुत मजबूत नहीं है कि अपने दम पर वहाँ जीत सके। अखिलेश यादव खुद कहते कि कांग्रेस अगर लोकसभा में 6 सीटें जो जीती है वो समाजवादी पार्टी के कारण वहाँ पर जीती। अगर कांग्रेस अपने दम पर लड़ती तो शायद रायबरेली और अमेठी से ज़्यादा उनको स्पेस नहीं मिलता। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को भी अपनी जमीनी स्थिति पता है वहाँ पर कि जमीनी स्थिति क्या है, और ये कांग्रेस का लगता है मुझे कि निर्णय ठीक है। भले ये कांग्रेस पे आरोप लगे कि कांग्रेस ने अपनी वहाँ से लड़ने से मना कर दिया। जहाँ आपका जनाधार नहीं, जहाँ आपका सहयोगी दल बहुत मजबूत है, तो अगर आपको जिसके खिलाफ आप गठबंधन में लड़ रहे हो और आपका सहयोगी वहाँ ज़्यादा मजबूत है, तो मुझे लगता है ये ठीक किया। हाँ, पहले कांग्रेस को अभी अपने संगठन की ओर ध्यान देना चाहिए, संगठन मजबूत करें। 2027 में इस स्थिति में आए कि अखिलेश यादव आपको एक सम्मानजनक सीट देकर गठबंधन करे, उतना संगठन आप मजबूत करें। आपके पास संगठन नहीं है, नेता नहीं है, और आप अखिलेश से कहो कि हमें आप 5 सीटें दे दिए, जो संभव नहीं था। मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि गठबंधन की राजनीति में ठीक रहा। ठीक है, गठबंधन की राजनीति के हिसाब से आपको ठीक लग रहा है। राकेश सर, चलना शुरू करेंगे तब तो दौड़ने वाली स्थिति में पहुंचेंगे ना, सीधा एक दिन जूते पहन के दौड़ने निकल जाएंगे तो मसल्स में बड़ा क्रैम्प आ जाता है। तो ये तो आप एक बार अभी लोकसभा चुनाव लड़ के आए और अभी आपने हथियार डाल दिए, एक तरीके से यही है, और यही प्रोजेक्शन हो रहा है जो मध्य प्रदेश में हुआ। कौन अखिलेश कमलनाथ का बयान था। हरियाणा में अखिलेश सीट मांगते रह गए, जिस तरह की चर्चाएं थी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। एक तरीके से उन्होंने खेला कर दिया, सारा हिसाब एक बार में सेट कर दिया। नहीं, देखिए, राज्यों में तो कांग्रेस विकलांग है और उसको क्षेत्रीय दलों की बैसाखी लेके चल रही है। साफ है कि यदि वो 2 सीटें दे देती समाजवादी पार्टी, हम कहते 5 सीटें भी दे देती, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जो वायनाड से नई सांसद बनने वाली हैं प्रियंका जी, उनके नेतृत्व में 400 सीटों पे चुनाव लड़ी कांग्रेस और 399 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे अजय सिंह लल्लू जी, उनकी भी जमानत जब्त हुई। तो कांग्रेस की तरफ से जो दबाव बनाया गया, वो सिर्फ दबाव इसलिए बनाया गया कि अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जा सके कि नहीं साहब, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और फिर दबाव से पीछे इसलिए हटा गया क्योंकि उनको लगा कि जो लोकसभा चुनाव का औरा बना हुआ है, प्रदर्शन बना हुआ है, और ये स्वाभाविक है कि विधानसभा चुनाव में यदि हम हार जाएंगे तो 27 की सौदेबाजी खत्म हो जाएगी। क्योंकि 27 में वो चाहते हैं कि पहले की तरह 12 सीटें समाजवादी पार्टी हमको ना दे दे, और वो सीटें जिन सीटों पे कांग्रेस के पास कैंडिडेट तक का भी अभाव हो, तो ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो, इसलिए कांग्रेस को भला ये लगा कि उपचुनाव से बाहर चले जाइए। तो पहला तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा, तो 27 तक यही प्रदर्शन लेके कंधे में कांग्रेस चलना चाहती है। फिर समाजवादी पार्टी को भी लगा कि यदि ये लेते हैं तो ले लो आप, कम से कम आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि आप लोकसभा चुनाव क्यों जीते, और यदि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपका जो भी प्रदर्शन है वो क्या है, आप कितने चमत्कारी चेहरा है कि रायबरेली और अमेठी जीतने के बाद भी राहुल गांधी जी का उत्तर प्रदेश में कितना स्टेक है। तो ये सारी चीज़ें भी खुल जाती। तो मुझे लगता है ये बुद्धिमानी है कांग्रेस का कि उपचुनाव लड़ने से वो खुद को पीछे रखी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये चुनाव, ये चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इसलिए है कि योगी आदित्यनाथ जी जिन 9 सीटों पे विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें यदि वो 6+ का फॉर्मेट लेके नहीं चलेंगे तो 2027 के लिए जो एक योजना लेके वो चल रहे हैं, 27 की वो योजना लेके वो चल रहे हैं जो योजना नरेंद्र मोदी जी ने अमल में किया था गुजरात में, कि मुख्यमंत्री रहते हुए हम आपको लिस्ट देंगे और उस लिस्ट को आप फाइनल करेंगे, वो कैंडिडेट उतरेंगे उनको हम जिताएंगे। क्योंकि अभी तक हुआ ये है कि लिस्ट दिल्ली से फाइनल होती थी और चुनाव लड़ती थी, जीतते थे, और उसके बाद उनके खाते में बहुत ज़्यादा विधायक और सांसद नहीं होते थे। 27 में योगी जी का जो अभी काम चल रहा है वो पूरा यही चल रहा है कि 27 में यूपी लखनऊ से दिल्ली लिस्ट आएगी, उसको आप सहमति दीजिए। यदि नहीं देंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह ही 27 का नतीजा भी आएगा। तो
अभी के 9 सीटों के चुनाव से वो ये क्लियर करेंगे कि लोकसभा में आपने हमारे हिसाब से नहीं किया तो आप हार गए, यदि आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो ये होगा। और उत्तर प्रदेश की जनता आज भी हमको चीफ मिनिस्टर के रूप में स्वीकार करती है। ये नतीजों के माध्यम से वो ये प्रदर्शन तैयार करना चाहते हैं। चुनौतीपूर्ण जो बात आपने कही, लगातार इस पर अमर उजाला पे हम लोग चर्चा करते रहे। अवधेश जी, चुनौतीपूर्ण बड़ा माना जा रहा है इस चुनाव को, खास करके बीजेपी के लिहाज से, खुद योगी आदित्यनाथ के लिहाज से, जिस तरीके से राकेश जी भी कह रहे हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं टेम्पो बना रहे, अभी बढ़िया जीते हैं, यहाँ पर भी बढ़िया निकल गए तो वो माहौल बना रहेगा, और जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से हमला कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखेंगे, माहौल बना रहेगा। बीजेपी के लिए वाकई चुनौती उतनी बड़ी है उपचुनाव, और अगर है तो जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे? चुनौती इस 2 रूपों में है। केवल मैक्सिमम सीट तो 9 में से समाजवादी पार्टी के पास थी, 10 में से। तो चुनौती इस रूप में है कि उसमें से हम कितना ले आते हैं। और लोकसभा चुनाव में चूंकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हो चुकी है, उस धारणा को तोड़ना है, तो इसमें से सीटें अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई बड़ी चुनौती जो हो वो मुझे नहीं लगता है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती जरूर है कि अगर पीछे जैसे लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस रहा है और जिससे आत्मविश्वास बढ़ा है पार्टी का, और विधानसभा चुनाव में भी इन 9 सीटों पर जिस प्रकार से उनको सफलता थी, उसको अगर वो बनाने में और एक आध सीट बढ़ाने में कामयाब नहीं होते हैं तो उतने को भी भारतीय जनता पार्टी इशू बनाएगी कि भैया देखो इनका क्या हुआ है। तो इसलिए वो चुनौती जो है वो दोनों तरफ है, दोनों तरफ में गुणात्मक थोड़ा डिफरेंसेस है, इतना ही है, दोनों में चुनौती है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 2024 के जिस नैरेटिव पर, जिस वातावरण में चुनाव लड़ा गया, क्या वही वातावरण विद्यमान है या नहीं है, इसका जरूर फैसला होगा। और फिर वो आगे 2027 तक वो एक इंडिकेटर होगा, ये एक मायने है। कांग्रेस ने, देखिए, तो मैं तो कभी इससे सहमत नहीं होता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टी को बिल्कुल जो है किसी चुनाव से अपने को बाहर, गठबंधन एक अलग बात होती है। गठबंधन रहते हुए भी हम कुछ सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, उससे आपकी यूनिट खड़ी हो जाती है। आपने 6 सीटें जीती और आपने 10 में से 1 सीट पर, अब वो 2 मिला था, उनको मालूम था गाजियाबाद से भी जाएंगे, वहां से भी जाएंगे, हो सकता है जमानत ही जब्त हो जाए, उनको तो मालूम था। लेकिन अब मैदान से पीछे हट जाना, गाजियाबाद सीट हारे लेकिन एक फाइट दिया ना कांग्रेस ने भाई, तो वो हट जाना उनकी अपनी रणनीति के दृष्टि से कि कल हमारे पर विपक्ष सहयोगी दलों का दबाव होगा, दिए तो आपने क्या किया। देखिए, इस समय जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर जो भीतर का द्वंद्व है वो 2 है। पहला द्वंद्व यह है कि अखिलेश यादव के पार्टी के लोग मानते हैं कि अगर अपनी बदौलत हमने कांग्रेस को बढ़ा दिया तो आगे हमारे लिए ही ये खतरा होगा, उनको सीमाओं में रखना जरूरी है, क्योंकि कई जनाधार हमारे उनके एक हैं, इसलिए इतना भी मत बढ़ने दो जिससे वो आगे बढ़ जाए। दूसरा जो चुनौती है इस समय कि राहुल गांधी जब 2019 से वायनाड लड़ने गए तो वो केवल सेफ सीट नहीं थी। कांग्रेस का मूल्यांकन ये था कि यद्यपि सच्चर कमीशन से लेके बाकी इतने काम मुसलमानों के लिए हमने किए, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए, लेकिन फिर भी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों ने हमारा मुस्लिम वोट ले लिया और वो हमारे लिए एक हार का बड़ा कारण बन रहा है, मुस्लिम वोट और दलित वोट। तो उसमें से मुस्लिम वोट को पाना है तो कहीं से एक मैसेज देने की आवश्यकता है। तो 2019 के चुनाव से कांग्रेस ने एक मैसेज दिया मुसलमानों को कि हम आपके साथ हैं, और वहां से भाषण भी हुए उस रूप में, और उसका असर है पूरे देश में। इस समय जो भी मुसलमान थोड़ा एग्रेसिव है, पॉलिटिक्स में एक्टिव है, जिसकी अपनी कोई पार्टी नहीं है, उसके अंदर के मन स्थिति और एक प्रवृत्ति स्थापित की है जगह जगह जाके उन प्रकार के मुस्लिम नेताओं ने कि अगर बीजेपी को हमको हराना है, मुकाबला करना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को हमको साथ देना होगा। और वो एक ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, वो 2019 के वायनाड का मैसेज था। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का मानना है कि समाजवादी पार्टी मेरी ताकत भले नहीं हो, लेकिन मेरे लड़ने से मुस्लिम वोट आपको कंसोलिडेट होता है। जो कह रही थी कि हमारा भी वोट आपको मिला, उसके पीछे एक बड़ा कारण यही था। अब ये जानती है समाजवादी पार्टी की अगर ये बन गया, कांग्रेस खड़ी हो गई, तो फिर तो आगे ज्यादा सीट पर खड़ी हो जाएगी, ये वोट कट गया तो हम कहां जाएंगे। तो वो एक अंतर्द्वंद चल रहा है। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी को आपका विधानसभा चुनाव में लड़िए, 1-2 सीटों पर लड़ने में कोई हर्ज नहीं था। आपने ऐसा सरेंडर किया है,
आप अपने आप को इतना पीछे हटाए हैं कि आपके पार्टी में उत्तर प्रदेश में फिर से निराशा होगी। इसका मैसेज उत्तर प्रदेश के साथ दूसरी जगह जाएगा कि साथी दल सोचेंगे कि भैया दबाव बनाओ, ये कांग्रेस पीछे हटेगी, इनके पास कोई चारा नहीं है। और जो आपके वोटर हैं उनको भी लगेगा कि लास्ट में हमको समाजवादी पार्टी को ही तो करना है। अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि गठबंधन आगे विधानसभा में ठीक से नहीं हुआ तो वो सोचेंगे कि भैया तो इन्हीं को देना है, तो हम क्यों इनके चक्कर में पड़े। इसलिए कांग्रेस ने अपने लिए लोकसभा चुनाव में जो वातावरण बनाया था, अंतिम बोला, उनकी सीटें 52 से 99 हुई थी। उनका परफॉर्मेंस कहाँ का, उनका परफॉर्मेंस कर्नाटक में अच्छा हुआ, तेलंगाना में अच्छा हुआ, राजस्थान में अच्छा हुआ, उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ, हरियाणा में अच्छा हुआ। तो इस टेम्पो को बनाने के लिए भी फाइटिंग स्पिरिट दिखाना होता है। कांग्रेस ने 2024 में जो भी अपने लिए टेम्पो बनाया था, इस 2 सीट पर पीछे होकर स्वयं उसको धक्का पहुंचाया। ठीक है विनोद सर, आपको भी ऐसे ही लगता है कि कांग्रेस ने धक्का पहुंचाया या कोई बड़ी रणनीति चल रही पर्दे के पीछे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के सामने एक दुविधा है और द्वंद्व है। उसको राष्ट्रीय राजनीति में समाजवादी पार्टी का सहयोग चाहिए और उत्तर प्रदेश में उसको अपनी जमीन चाहिए। अब इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व है उसका शिकार है कांग्रेस। राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से कांग्रेस ने बहुत सही फैसला किया है, क्योंकि हरियाणा में उस पर आरोप लगा कि उसने समाजवादी पार्टी को स्पेस नहीं दी, आम आदमी पार्टी को स्पेस नहीं दी इसलिए चुनाव हार गई, मध्य प्रदेश में स्पेस नहीं दी इसलिए हार गई। ये इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी उस पर चढ़ गए। हम सब लोगों ने भी इस बात को कहा, मतलब विश्लेषकों ने सब जगह, और ये माना गया कि कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस फूल के कुप्पा हो गई, तो 3 राज्यों में उसने किसी को भाव नहीं दिया। उसके बाद वहाँ हारी तो लोकसभा में थोड़ा अकल आई, तो उसके बाद अच्छे नतीजे आए उसके हिसाब से, तो फिर वो फूल के कुप्पा हो गई। तो हरियाणा में उसने जो है किया तो उसका नतीजा सामने आ गया। तो कांग्रेस इस दुविधा का शिकार है। राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से उसने एक स्पेस दे दिया समाजवादी पार्टी को कि ठीक है, आप हमको, हम 5 सीट मांग रहे थे, आप 2 के लिए तैयार थे, हम 2 भी नहीं लेते आपसे, अब आप लड़िए और हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। कल उन्होंने कमेटियां भी बना दी, हर विधानसभा क्षेत्र की प्रचार कमेटियां बना दी और उनकी सूची समाजवादी पार्टी को भेज दी और नेताओं से कह दिया कि इसमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आप लग जाइए। यानी अपनी तरह से कांग्रेस ने कहा कि आपके लिए मैदान खुला है। अब इसमें रणनीति की दृष्टि से अगर देखें, रणनीति ये है कि भाई हम मैदान से हट गए, अब आप जीत सको तो जीत लो। 9 में से आप 6 जीतो, 7 जीतो, 5 जीतो, 4 जीतो, आपके ऊपर है, हम आपको सहयोग कर रहे हैं। तो अगर अच्छे परिणाम आए इंडिया गठबंधन के हक में कांग्रेस, तो कांग्रेस ये कहेगी देखिए हमने इंडिया गठबंधन का रास्ता तैयार कर दिया था और हमने जिद नहीं की, हम अड़े नहीं और इसका फायदा गठबंधन को हुआ, तो ये श्रेय लेगी कांग्रेस। अगर परिणाम ठीक नहीं आए, नहीं तो ये क्या अखिलेश मानेंगे बाद में परिणाम अगर अच्छे आ गए? भाई परिणाम तो मानना पड़ेगा कि हम मैदान में हमने नहीं कि कांग्रेस के बलिदान से वो ज्यादा बेहतर कर अखिलेश क्या कहेंगे, कांग्रेस लड़ती तो ज्यादा अच्छे परिणाम आते हैं। अब जैसे हरियाणा में कांग्रेस अखिलेश नहीं लड़े, वो तो खुद देंगे ना। हरियाणा नहीं, हरियाणा में कांग्रेस नहीं लड़े, अखिलेश नहीं लड़े, तो अब कांग्रेस अखिलेश पे थोप तो नहीं सकती ना कि आपकी वजह से हम हार गए। भाई अखिलेश ने मैदान छोड़ दिया कांग्रेस के लिए, तो इसलिए कांग्रेस तो कहेगी, अखिलेश माने ना माने कांग्रेस तो कहेगी ना। और दूसरी बात यह है, अगर परिणाम मान लीजिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं आते हैं तो कांग्रेस कहेगी देखिए लोकसभा में मिलकर लड़े थे तो फायदा हुआ, हम 43 सीटें जीते, इस बार आप मिलकर नहीं लड़े तो नुकसान हुआ कि जो मुस्लिम वोट और दलित वोट आपको मिल, खासकर दलित वोट जो मिला था लोकसभा में इसलिए कि कांग्रेस साथ थी। और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई है, जमीन पे जाकर पता कर लीजिए कि तमाम दलितों ने वोट इसलिए दिया था समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को कि कांग्रेस साथ थी, और इसलिए भले वो कांग्रेस का वोट नहीं था लेकिन सपा को कैंडिडेट को मिला, इसीलिए उन पॉकेट्स में सपा को अच्छा वोट मिला जहां दलित बहुल इलाका था। तो कांग्रेस ये कह सकेगी कि भाई देखिए हम अलग हट गए तो आपको नहीं मिला, ठीक है। तो दोनों तरह से कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से ये फैसला लिया है, उस हिसाब से उसने ठीक फैसला लिया, क्योंकि जीतने की स्थिति में ना गाजियाबाद थी वो और ना वो खैर जीत सकती थी, ना वो क्या कहते हैं आपका जो इलाहाबाद वाली सीट है फूलपुर, वहाँ अच्छा लड़ लेती क्योंकि वो रेवती रमन सिंह के बेटे वहाँ से MP हैं, लेकिन जीत पाती नहीं जीत पाती क्योंकि उसका नीचे का मैनेजमेंट कांग्रेस का हमेशा गड़बड़ रहता है। लेकिन राज्य की राजनीति के हिसाब से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हिसाब से ये कांग्रेस के लिए फैसला दूरगामी दृष्टि से ठीक इसलिए नहीं माना जा सकता कि 1996 में कांग्रेस समझौता किया बसपा से, 300 सीटें छोड़ी, उसका नतीजा ये हुआ कि 300 सीटों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता या तो सपा में चला गया या बसपा में चला गया या भाजपा में चला गया, उन 300 सीटों पर जो झंडे डंडे थे ही नहीं। और उसके बाद लगातार आपने समझौता किया, 17 सीटों पर लड़े उस पर, तो नतीजा क्या हुआ कि 17 पे तो आप 6 सीट जीत गए, बाकी जगह आपका झंडा डंडा नहीं था।
तो ये, लेकिन कांग्रेस मैं फिर कह रहा हूँ दुविधा जो मैंने पिछली उसमें कही थी, कांग्रेस लोकसभा चुनाव भी अकेले लड़ चुकी है। 2009 में कांग्रेस अकेले लड़ी, 22 सीटें जीती, 21+1, हाँ ठीक है। लेकिन 2014 में वो 5 पे सिमट गई, 2 पे 2014 में अकेले लड़ी और 2 पे सिमट गई, 2019 पे 1 पे सिमट गई। तो वो सारे प्रयोग उत्तर प्रदेश में कर चुकी है, अकेले लड़के भी, साथ में लड़के भी, और उसको कुछ रास्ता मिल नहीं रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि जब तक कांग्रेस किसी स्थानीय नेता को मजबूती से वहां खड़ा नहीं करेगी, जो कि गांव-गांव घूमे, गली गली घूमे राजशेखर रेड्डी की तरह, जैसे हैदराबाद वो आंध्र प्रदेश में घूमे थे, तभी कांग्रेस खड़ी हो पाएगी। दिल्ली से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। राकेश सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? ये कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को अपनी अपनी हैसियत पता है। जिस तरीके से सांप का पैर किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ सांप को पता होता है कि वो कैसे चलता है, उसी तरह से कांग्रेस को पता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी क्या हालत है, और समाजवादी पार्टी को पता है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में हमारी क्या स्थितियाँ हैं। दोनों को अपनी अपनी स्थितियाँ पता है। सिर्फ क्या है, गाल बजाने के लिए, यानी अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम कहते हैं मान लीजिए समाजवादी पार्टी को हरियाणा में देवी देती कांग्रेस गठबंधन में सीटें, तो क्या उत्तर प्रदेश का यादव यदि अखिलेश को अपना नेता मानता है तो हरियाणा का यादव राव इंद्रजीत को अपना नेता क्यों नहीं मानेगा? अखिलेश को क्यों मानेगा? राव इंद्रजीत को यादव अपना नेता मानेगा, अखिलेश को नहीं मानेगा वो। और यदि अखिलेश को नेता नहीं मानता तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को फिर यादव नेता क्यों नहीं मानता? राव इंद्रजीत को उत्तर प्रदेश का नेता फिर अपना नेता क्यों नहीं मानेगा? नहीं, तो ये फार्मूला नहीं चलेगा, अपनी सुविधा की परिभाषा नहीं चलेगी। तो कांग्रेस को पता है कि हरियाणा में इनका कोई आधार नहीं है। मध्य प्रदेश की लोकसभा में खजुराहो सीट समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई। क्या हुआ? एक तो 0.28% वोट है उसका खजुराहो में। रुकिए, सुनिए, और उस कैंडिडेट ने अपना पर्चा खारिज करा लिया। खारिज हुआ नहीं, खारिज कराया। कलेक्टर ने कहा कि आप इसमें दस्तखत करिए, उसने कहा कि नहीं, आप जमा कर दीजिए। क्या मतलब हुआ उसका? तो हाँ, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये कहना कि नहीं एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग पावर हो रहे, नहीं, सपोर्टिंग पावर नहीं हो रहे। दोनों को पता है कि कहाँ हमारी क्या हैसियत है। इसलिए मैं तो साफ कहूँगा कि कांग्रेस 27 की सौदेबाजी के लिए अभी का उपचुनाव लड़ने से बची है। ठीक है। कांग्रेस 27 में ये इसका आधार लेकर के देखिए, हमने 9 सीटें 9 बाई इलेक्शन छोड़ दिया था, इसलिए हमको ज़्यादा सीटें दीजिए, ये भी एक कारण है। ये एक वैचारिक आप आगे एक कदम लेकर चल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप रामकृपाल सर बार बार ये बात कहते रहे हैं कि क्षेत्रीय दल ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ऐसे वक्त में जब बड़ा प्रोजेक्शन किया गया, बताया गया कि 99 की मॉरल विक्ट्री है हमारे पास, हमने तो बस सरकार तो हमारी बननी थी, बस ये बैठ गए कुर्सी पे जाके, वो प्रोजेक्शन हुई, ये धक्का नहीं है क्या फैसला उस प्रोजेक्शन को? देखिए, ऐसा है, एक किसी का है कि मारती है माँ, पुकारता है माँ। बच्चे को माँ मार रही है और वो कह रहा है मम्मी बचा लो। मारती है माँ, पुकारता है माँ। कांग्रेस की यही स्थिति है। जो लोग बता रहे हैं सारी चीजें, 2009-10 तक तो कांग्रेस का शासन ही था। पुरानी बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई थी जो मैंने कहा। और 2 घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में। जब कांग्रेस लीडर अपोजिशन था, तब बीजेपी को बचाने, बीजेपी के खिलाफ बीजेपी न उठ पाए, ये राजनीति राजीव गांधी ने शुरू की। उसके लिए हम कोई भी त्याग कर सकते हैं। और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, आज जब ये कहा गया, सीताराम केसरी आए थे और मेरी 1 घंटे बात हुई थी उनसे। राजीव गांधी ने सीताराम केसरी को भेजा था लखनऊ कि जाइए वहाँ के संपादकों की राय लीजिए कि हमें अगर मुलायम का समर्थन करना हो तो। खैर, वो हमारी उनकी बात क्या हुई, और भी संपादकों से मिले वो स्टेट गेस्ट हाउस में। अल्टीमेटली फैसला हुआ, जब सीताराम केसरी गए, राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, समर्थन करो, मुलायम सरकार गिरनी नहीं चाहिए। और विनोद ज़्यादा डिटेल रखते होंगे, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा उदाहरण है जहां खुद तिवारी जी ने मुझे ये बात बताई थी, अपने घर में बैठ खाने बुलाया था। उन्होंने कहा कि देखिए क्या हालत है कांग्रेस की, मैं विधानसभा के बाहर संघर्ष कर रहा हूँ इस पार्टी के खिलाफ,
और मुझे कहा जा रहा है कि विधानसभा के अंदर मैं मुलायम का समर्थन करूं। वो दिन और आज का दिन खत्म हो गई। कांग्रेस उत्तर प्रदेश की संदर्भ बात कर रहा हूं। आज की तारीख में 10 सीटें हैं जिनमें आप कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। तो जैसा विनोद जी ने कहा कि आप बताइए, जब आप चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो कार्यकर्ता कहाँ आपका रहेगा। और ऐसा है कि नेताओं के कहने से अगर वोटर मिल जाता तो मायावती और अखिलेश के मिलने से काहे नहीं वोटर मिला। जो संघर्ष करता है जमीन पर ना, वो ऊपर से फतवा देने पर नहीं बदलता है, अगर उसका अपना कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ता। तो उत्तर प्रदेश में 2017 में सोचिए, समाजवादी पार्टी जब मुलायम सिंह जिंदा थे तभी एक मैसेज कांग्रेस को दे दिया कि तुम उत्तर प्रदेश में 1/4 तुम्हारी हैसियत है। और आप देख लीजिए, खुद कांग्रेस ने 2017 में राहुल गांधी ने कहा हमें 100 सीटें चाहिए। 400 विधानसभा की सीट में कांग्रेस ने खुद 100 सीटें मांगी। और जबकि 2017 में राहुल गांधी कह चुके थे 19 के लिए कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। तो जब आप प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो 2 साल बाद चुनाव के लिए, और उत्तर प्रदेश में आप 20% सीटें मांग रहे हो, इसका मतलब कि लोकसभा में आपने अपनी सीलिंग तय कर दी कि 80 में 20, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप उत्तर प्रदेश में 80 में 20 तय कर रहे हो, बिहार आप छोड़ रहे हो लालू उनके बेटे के लिए, बंगाल छोड़ रहे हो, सबके लिए आप छोड़ ही रहे हो। तो आप हवा में हो, कहाँ से आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो। अगर ये 4 स्टेट छोड़ दोगे तो चंद्रमा से सीटें आएंगी क्या। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे। और दूसरा, उनकी अखिलेश की बात छोड़िए, जानते हैं 2017 में 100 सीटों पर लड़े, 7 सीटें जीते। तब भी मैंने ये कहा था कि अगर आप 400 सीटों पर लड़ते तो शायद 7 से ज़्यादा 10 सीटें आप जीतते। ये गठबंधन में मतलब आपका एक तो जो लोग 19-22 की बात कर रहे हैं, जब आप 17 में आपने सरेंडर कर दिया तो काहे को लोग वोट आपको देंगे, किस लिए 22 में वोट देंगे आपको, कहीं भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को देखिए, विधानसभा और लोकसभा अलग मत देखिए। एक राष्ट्रीय पार्टी जो जिस पार्टी ने उसको मार करके उसके कपड़े उतारे, वही पार्टी कह रही यार तुम्हारे बदन पे तो कपड़े ही नहीं है, तुम क्या करोगे हमारे साथ चल के। जिसने सारा इनका वोट बैंक छीना, वो सोच रहे हैं उसी के साथ मिलके हम लड़ेंगे। और लड़ेंगे किससे? बीजेपी से। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप आ जाइए, ऊपर से चलिए बंगाल से। कश्मीर में कांग्रेस को किसने खत्म किया? कहीं बीजेपी नहीं, बीजेपी ने नहीं, दूसरी पार्टियों ने निकाला। बंगाल में बीजेपी कभी नहीं रही, सीपीएम, टीएमसी, इन्होंने आपको बेदखल किया। उड़ीसा आइए, नंदिनी सतपथी कभी हुआ करती थी, किसने खत्म किया? बीजू पटनायक। आप जैसे ही आते आइए तमिलनाडु तक, अभी तमिलनाडु पर मत जाओ, अभी तो हम बीच से चल रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी दुर्गति किसने की? बाला साहब ठाकरे ने, शरद पवार ने। कहीं भी देख लीजिए, यानी बीजेपी ने कांग्रेस को राज्य से बेदखल नहीं किया। आंध्रा से नहीं किया, तमिलनाडु से नहीं किया। कर्नाटक में किसने बेदखल किया? जेडी, मतलब रामकृष्ण हेगड़े और अब नहीं, मतलब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। तो है कांग्रेस। मेरा तब का कहना यह था कि अगर जहां से, हाँ कर्नाटक चलो मान लो, तो अब अखिलेश कह रहे हैं जिन लोगों ने आपको बेदखल किया वो आपके दोस्त हो गए, आपका वोट बैंक ले गए। अब ये कह रहे हैं कि जाके बीजेपी से अपना वोट बैंक छीनो। और बीजेपी से कहाँ छीनेंगे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, जहां से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का बिल्कुल जीरो रहा है, यानी जो बहुत कठिन है उसकी वो है। तो जब तक आप क्षेत्रीय पार्टियों से नहीं लड़ेंगे या सम्मानजनक ढंग से समझौता नहीं करेंगे, तब तक कौन सा राष्ट्रीय विकल्प आप बनेंगे? तो मेरा यह कहना है कि ये कांग्रेस को सोचना चाहिए। जो मैंने कहा, राजीव गांधी के पहले कांग्रेस, इंदिरा गांधी कहती थी हम सरकारें गिराएंगे, हम गिराते हैं सरकारें क्योंकि हमें सत्ता में जाना है। राजीव गांधी के बाद हो गया हमें बीजेपी को रोकना है।
तो जब तक कांग्रेस सत्ता में पहुंचने की लड़ाई नहीं लड़ेगी तब तक कांग्रेस की यही स्थिति रहेगी। ठीक है, जल्दी से सर। भाई साहब की बात देखिए, 89 में जब 90 में जब मुलायम सिंह को समर्थन किया कांग्रेस ने, जो सबसे बड़ा ब्लंडर था उस समय के हिसाब से, और उससे कांग्रेस से हिंदू भी नाराज हुआ, मुसलमान भी नाराज हुआ। मुसलमानों को खुश करने के लिए किया था। एनडी तिवारी, मैं तो चूंकि गवाह हूँ दिल्ली में उन घटनाओं का, एनडी तिवारी बिल्कुल खिलाफ थे उस समर्थन के, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद और सीताराम केसरी जो बात करने गए थे संपादकों से, ये सोशल जस्टिस के चैंपियन, इन लोगों ने राजीव गांधी को दबाव में डाला कि अगर हमने इस वक्त मुलायम सिंह की सरकार गिराई तो सारा माइनॉरिटी, सारा ओबीसी हमसे नाराज हो जाएगा और हमको समर्थन करना चाहिए, और उसका नतीजा कांग्रेस आज तक भुगत रही है। तो कांग्रेस का जो हाई कमान है, सो कॉल्ड हाई कमान, यानी फर्स्ट फैमिली जो है, और राजीव इंदिरा गांधी तक इसलिए चला मामला कि इंदिरा गांधी का डायरेक्ट कांटेक्ट था। राजीव गांधी का उस वक्त डायरेक्ट कांटेक्ट टूट चुका था, बाद में उनका बना, तब तक उनकी डेथ हो गई। आज भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, और अगर खड़गे जी को भी जोड़ लो, जब तक खुले रूप से लोगों से मिलना जुलना और कांग्रेस के तमाम वर्करों से नहीं शुरू करेंगे, तब तक कांग्रेस इसी तरह लुटती पिटती रहेगी, क्योंकि उनके पास ना राष्ट्रीय स्तर पर कोई नीति है और ना क्षेत्रीय स्तर पर कोई नीति है और ना संगठन को बनाने की कोई रणनीति है। हाँ। सबसे बड़ी समस्या ये है, जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक आप ऐसे ही दूसरों के सहारे अपनी दुकान चलाते रहिए। हाँ, और संगठन को लेकर तो बार बार सवाल उठते रहते हैं कि एक तो आपका आकलन, सबकी बात आपने सुनी, दूसरा मैं भी ये जोड़ना चाहूंगा, जिन लोगों ने संगठन, एक सेकंड और जोड़, सॉरी, हरियाणा में चुनाव हार गई कांग्रेस, मतलब लोग, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी, कौन है उसमें? अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, वही सारे लोग जो नहीं वही नहीं, जो अपने अपना राज्य हार चुके हैं, और जिन कारणों से हरियाणा हारी, उन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश हारी है कांग्रेस, उन्हीं कारणों से, और वही तय कर रहे हैं फैक्ट फाइंडिंग। अब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कब आएगी मालूम है? 2000 कब चुनाव हरियाणा के होंगे? अब होंगे 2029 में, तब आएगी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। ये कांग्रेस की खास बात है। और जो कांग्रेस को डुबोने वाले नेता हैं, वो उनकी तरक्की होती है, वो राज्य में डुबोते हैं, केंद्र में आके बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आपका आकलन। दूसरा मेरा बड़ा अहम सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे, बड़ी गंभीरता से कांग्रेस और सपा ने उसको ले लिया, बटे ही नहीं। देखिए, ये कौन बटोगे तो नहीं कटोगे वाली बात अगर है तो कांग्रेस तो पूरी तरह बट गई है। ये बटे नहीं है वाली बात में तो ये एक बात है कि केवल समाजवादी पार्टी का इसमें फायदा है। राजनीति कभी इसलिए नहीं की जाती कि हम चुनाव के बाद, मतलब आप मैच नहीं खेलोगे और बाहर रह के कमेंट करोगे देखो देखो ये टीम इसलिए हार गई। अरे आदमी मैच खेलता है जीतने के लिए, मैदान में जाता है क्योंकि वो खिलाड़ी है। मैदान में पवेलियन में बैठ के कमेंट करने वाले को खिलाड़ी थोड़ी कहते हैं। दर्शक दीर्घा में बैठ के कमेंट करने वाला कभी खिलाड़ी कहलाता है क्या? जर्सी नहीं पहनेगा, मैदान में नहीं उतरेगा और वो क्या खिलाड़ी कहलाने लगेगा? राजनीति की जाती है सत्ता के लिए, और अगर आपको सत्ता में आना ही नहीं है तो बाहर बैठे कमेंट ही करते रहिए कि देखो हमने तो कहा था अखिलेश नहीं जीतेंगे, देखो हमने तो कहा था कि फलाना जीतेगा। यार आप कमेंट्री करने आए हो कि राजनीति करने आए हो? और राजनीति करने आए हो तो सत्ता में जाना है, और सत्ता में जाना है तो कार्यकर्ता भी उस रास्ते से ही सत्ता में आना चाहता है, तभी वो आपके पीछे चलेगा उंगली पकड़ के। या तो व्यक्ति के जरिए पहुंच जाइए जो पावरफुल लीडरशिप होती है, या संगठन के जरिए पहुंच जाइए जो पावरफुल संगठन होता है। न व्यक्ति मजबूत है आपके पास, न संगठन मजबूत है, कैसे जाइएगा? आप सीट इसलिए छोड़ दे रहे हैं कि आपको त्यागी और बलिदानी माना जाए, मजाक की बात है। आप राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि आपको सत्ता में जाना है, और सत्ता में जाना है तो चुनाव लड़ना पड़ता है। बिना चुनाव लड़े आप सत्ता में नहीं जा पाएंगे। और अगर आप चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, जो रामकृपाल जी उदाहरण दे रहे थे, विनोद जी ने भी जिस पे बात की कि नारायण दत्त तिवारी नाराज हो गए क्योंकि वो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं उसी समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और आप कह रहे हैं कि हम उसको वो तो बंगाल में क्या हुआ? आपने इंडिया गठबंधन के नाम पे ममता बनर्जी का, वो अधीर रंजन चौधरी वहाँ लड़े जा रहे हैं, धरने दे रहे हैं, ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, घिरे हुए हैं, उनको ममता बनर्जी सरकार परेशान किए जा रही है, और यहाँ आप हाथ मिलाकर फोटो खिंचवा रहे हैं मंचों पर कि हम तो इंडिया, पूरी कांग्रेस खत्म हो गई, पूरी कांग्रेस खत्म हो गई। तो देखिए ये विचित्र स्थिति है और उस पर बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी है। मैं हमेशा से कहता हूँ, जब हम क्रिकेट का मैच हार जाते हैं तो क्रिकेट का कप्तान बदलने की बातें सिलेक्टर से लेके तो आम क्रिकेट का प्रेमी करने लगता है, और यहाँ पर पूरे चुनाव हार जाते हैं तो ना आपका शहर अध्यक्ष बदलता है, ना जिला अध्यक्ष बदलता है, ना प्रदेश अध्यक्ष बदलता है। प्रदेश में बताने के लिए अध्यक्ष नहीं है आपके पास। मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी कांग्रेस ही जाकर जमा हो गई भारतीय जनता पार्टी में कि यार यहाँ तो कोई अपना थोक के भाव पुराने नेता जिन्होंने बड़े बड़े झंझावातों में भी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। मतलब
वो संजय शुक्ला जो एकमात्र इंदौर में आपके साथ खड़े थे, आपने जीतू पटवारी को बनाया, उनको लेकर जो कमलनाथ को लेकर बात चली, पाला नहीं बदला, लेकिन कुल मिलाकर क्या मिल रहा है उसका? हासिल तो कुछ है नहीं। सुरेश पचौरी चले गए, पंकज, बड़े बड़े नेता जो आखिरी झंडा, आखिरी उम्मीद की किरण थामे खड़े, उसके बाद भी आपको नहीं समझ में अगर आ रही है तो भाई हमारी डिबेट से भी नहीं समझ में आएगी। अगर वो कांग्रेस के नीति निर्णायकों के बीच में नहीं हो पा रही है तो कांग्रेस पर बात छोड़ देते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने शायद अपने थोड़े सबक ठीक लिए हैं। हाँ। और समाजवादी पार्टी को तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है अपने अस्तित्व को और मजबूत करने का। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा दांव खेला है और उस दांव के साथ वो अपनी ज़मीनी पकड़ को मजबूत करेंगे। जब उनको साथ में रहकर वोट इधर करने थे, कर लिए। जनता को ये समझा दिया कि यही एक फार्मूला है, सारे वोट जुड़ जाएंगे तो ही हम भाजपा को पीछे धकेल पाएंगे, हरा पाएंगे। वो लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित भी हैं। इन उपचुनावों में क्या होता है वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर बाहर खड़े रहकर केवल, क्योंकि किसी ने कहा भी, मैं टेलीविजन डिबेट्स भी सुन रहा था, किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था कि हम फिर बाद में मान लीजिए बड़ा चतुर दांव खेला है, बहुत ही शानदार दांव है, बड़ी चाणक्य नीति है कि अगर मान लो जीत गए तो कहेंगे देखिए इंडिया गठबंधन जीत गया, और हार गए तो कहेंगे देखिए हाँ इन्होंने हमको सीट नहीं दी। ये बच्चों का खेल। हाँ वही तो और जीत गया तो इंडिया गठबंधन। हाँ, तो ये इस तरह के कमेंट करने के लिए आप राजनीति में नहीं आते हो। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप खिलाड़ी हो तो मैदान में खेलना पड़ेगा, हार जीत तो मैदान में ही तय होगी, और हार जीत मैदान में तय होगी और जनता तय दर्शक करेगी। दीर्घाम बैठ के तो नहीं तय होगी। खबरों में खिलाड़ी कार्यक्रम देखना चाहिए तो शायद थोड़ा बहुत उनको जमीन का पता लग जाए। हाँ, आप सबकी राय सुन के शायद उनको समझ में आए कि जमीन पर आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने भी कहा कि वो कनेक्शन ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कनेक्शन नहीं है तो वो सूचना, वो जानकारी नहीं पहुंच रही होगी। अब क्या है ये तो वो नेता जाने, और कार्यकर्ता अपनी कोशिश जरूर करता रहता है, लेकिन जनता के बीच में क्या चर्चाएं हैं वो खबरों के खिलाड़ियों ने बताया, और जो माहौल बन रहा है उसके मायने क्या हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइएगा, और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।